नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का, जहां पर बात एलएसी को लेकर हम करने वाले हैं। दरअसल अरुणाचल में एलएसी के उस पार चीन ने जो गांव बसाए थे, अब वहां पर लोगों को बसाना शुरू कर दिया है। इसको भारत के लिहाज से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता है। साथ ही साथ लद्दाख पर भी कुछ ऐसा ही दावा चीन जो है वो करता है। इसको डिटेल से आगे समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ चीन की 5 फिंगर पॉलिसी क्या है और क्यों माओ तसे तुंग जो कहकर गए थे जिनपिंग उसको पूरा करने में लगे हैं। यह भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है और भारत के उन पड़ोसियों के लिए जो चीन के चंगुल में फंस चुके हैं उनके लिए कितना बड़ा खतरा है, यह भी आज एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर किसी देश का चीफ जस्टिस अपनी सेना को या सेना प्रमुख को कहे कि वादा कीजिए कि आप बिजनेस नहीं करेंगे, तो फिर आप क्या कहेंगे? लेकिन कौन से देश में संभव है जहां सेना देश की सुरक्षा के साथ साथ बिजनेस भी संभाल रही हो और देश का आर्थिक काम भी चला रही हो और तो और खेती भी कर रही हो? यह पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में संभव है और वहां के चीफ जस्टिस ने नसीहत दी है कि सेना सरहदों की रक्षा करे, बिजनेस ना करे। इस पर भी डिटेल से बातचीत होगी। आंकड़ों के जरिए आपको बताऊंगा कि कैसे भारत और पाकिस्तान की सेना बहुत अलग है। लेकिन क्या हो अगर कोई देश आसमान में परमाणु हथियार तैनात कर दे और उसे जमीन से फायर करने की जरूरत ना हो, जंग के वक्त उसे आसमान से ही फायर कर दिया जाए, क्या होगा? कुछ ऐसा ही रूस के ऊपर आरोप लगा है। आरोप किसी और ने नहीं, अमेरिका ने लगाया है। लेकिन इन आरोपों में कितना दम है और क्या वाकई में जो स्पेस कमांड की बात की जा रही है, जिस प्रकार से चीन बहुत नजदीक पहुंच चुका है, रूस काम कर रहा है, अमेरिका बना चुका है, भारत कहां पर है? इसको भी आगे समझने की कोशिश होगी। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। अरुणाचल प्रदेश में चीन की नापाक साजिश, बड़ी खबर आपको बता दें। बॉर्डर डिफेंस विलेज में लोगों को बसा रहा चीन। 2019 के बाद एलएसी पर गांव बना रहा था चीन। अरुणाचल प्रदेश पर चीन करता है अपना दावा। बड़ी खबर आपको बता दें डिफेंस स्पेशल में। अरुणाचल प्रदेश में चीन की नापाक साजिश, बॉर्डर डिफेंस विलेज में अब लोगों को बसाना शुरू कर दिया है। 2019 के बाद एलएसी पर गांव बना रहा था चीन। अरुणाचल प्रदेश पर चीन अपना दावा करता है। कुछ ग्राफिक्स के जरिए अहम जानकारी मैं आपको दूंगा और एक ऐसा मैप भी दिखाऊंगा जो बताने के लिए काफी है कि चीन के इरादे नेक नहीं हैं। एलएसी पर ड्रैगन की साजिश, जियाओकांग बॉर्डर पर डिफेंस विलेज, जियाओकांग जो है अरुणाचल को कुछ इसी नाम से जो है चीन बुलाता भी है। लेकिन एलएसी के उस पार यहां पर बॉर्डर विलेज जो है, डिफेंस विलेज जो है, उसे बनाया गया है। आम नागरिकों के साथ सैनिक भी यहां पर रहेंगे। लोहित घाटी त्वांग सेक्टर में लोगों को बसाया जा रहा है। एलएसी पर चीन ने 128 गांव बनाए हैं। लद्दाख अरुणाचल पर ज्यादा इस वक्त चीन का फोकस पिछले कुछ सालों में देखने को मिला है। लद्दाख अरुणाचल पर चीन दावा भी करता है। तो ये दो अहम पॉइंट हैं जिस पे आगे बातचीत करेंगे। लेकिन एक अहम मैप मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए आप, चीन का 5 फिंगर प्लान। माओ तसे तुंग 1950 के आसपास एक सपना चीन को दिखाकर गए थे कि तिब्बत हमारे कब्जे में है, लेकिन तिब्बत हमारी हथेली भी है। हथेली है लेकिन हाथ पूरा नहीं है, और ये हाथ पूरा तब होगा जब ये 5 फिंगर जो हैं तिब्बत के साथ जुड़ जाएंगी। और इन 5 फिंगर में अरुणाचल प्रदेश शामिल, भूटान शामिल, सिक्किम शामिल, नेपाल शामिल, लद्दाख शामिल। ये वो सपना है। यानी कि 3 लद्दाख की बात करें,
सिक्किम की बात करें, अरुणाचल प्रदेश की बात करें, भारत के 3 राज्य जो हैं वो माओ त्से तुंग 1950 से ही चीन में मिलाना चाहते हैं। और शी जिनपिंग क्या इसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत अहम सवाल है। लेकिन नजर यहां पर भूटान पर भी है, नजर यहां पर नेपाल पर भी है। और अगर भूटान नेपाल भी पर चीन का कब्जा हो जाता है जैसा उसने तिब्बत पर किया है, तो फिर भारत और चीन का एक जो बॉर्डर है वो बहुत लंबा हो जाएगा और तनाव की स्थितियां बहुत ज्यादा पैदा हो जाएंगी। और हैरानी की बात यह कि चाहे नेपाल की बात करें, चाहे भूटान की बात करें, किसी हद तक इनके नेता इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि ड्रैगन धीरे धीरे जो है उनको निगलने की कोशिश कर रहा है, कुछ वैसे ही जैसे उसने तिब्बत को निगला है, कुछ वैसे ही जैसे उसने अक्साई चीन को निगला है, कुछ वैसे ही जैसे उसने हांगकांग को निकल लिया, कुछ वैसे ही जैसे उसने मंगोलिया की कई वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा जमा लिया है। तो कई सवाल हैं जिनको आज समझना होगा। आखिरकार ड्रैगन एलएसी पर चाहता क्या है, और यह जो अरुणाचल प्रदेश में एलएसी के उस पार गांव में लोगों को बसाया गया है, क्या वाकई में ये लोग हैं या इसके पीछे सीमा पर निगरानी करने के लिए लोगों के भेष में सैनिकों को परमानेंट वहां पर बसा दिया गया है, और भारत क्या कुछ कर रहा है सीमा पर। कई सवाल जिनका जवाब देने के लिए 3 खास मेहमान आज चर्चा में हमारे साथ हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर, जय हिंद। सबसे पहले मेजर जनरल एसके सिंह सर भी आज हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर, जय हिंद आपको भी शुक्रिया। पंकज श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, जय हिंद। चर्चा की शुरुआत मेजर जनरल एसके सिंह सर आपके साथ ही मैं करूंगा। सर मैं आपसे समझना चाहूंगा, जिस प्रकार से यह बड़ी अहम खबर आज आई है कि गांव तो बसा लिए गए थे लेकिन रहने वाला कोई नहीं था, लेकिन 2024 आते आते वहां पर चीन ने लोगों को बसाना भी शुरू कर दिया है। भारत के लिहाज से चीन का यह स्टेप क्या इशारा दे रहा है सर, और हम क्या कुछ इस वक्त चीन बॉर्डर पर कर रहे हैं सर? देखिए राजेश जी, ऐसा है कि ये पहली बार नहीं हुआ है, ये पहले भी गांव मतलब बनाने शुरू किए, और एम उनका देखिए बड़ा क्लियर है। आपने बड़े अच्छे से ग्राफिक के जरिए समझाया है कि चाइना की 5 पॉलिसी क्या है, फिंगर पॉलिसी, यानी कि पूरा लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश पूरा जो है वो क्लेम करता है। अभी तक वो सफल हो रहा था क्योंकि न तो नेपाल, भूटान और भारत को भी मिला लें तो उसमें इतना हम लोग बिल्कुल फायदा उठाया और धीरे धीरे एनक्रोचमेंट करते हुए वो आगे भी आए, और लद्दाख को जिस तरीके से उन्होंने कैप्चर किया है, अक्साई चीन का एरिया जो लिया है, उसी को ध्यान में रखते हुए अभी ये क्या है विलेज में, देखिए 2 चीजों का काम करेगा। एक तो पूरी डेमोग्राफी चेंज करने की बात है, और दूसरी चीज है कि इसको अगर युद्ध होता है तो एज अ डिफेंस के रूप में भी इसको इस्तेमाल करना। यहाँ पर अभी जब पीस टाइम है तो निगरानी के रूप में पूरा बॉर्डर पर निगरानी रखेगा, साथ में अगर जब लड़ाई होती है तो यहीं पर जो है वेपन सिस्टम्स और ये सारी चीजें जो है लगाई जाएंगी। और देखिए ये जो गांव भी जो बनाए जा रहे हैं और जो बिल्डिंगें जो बना रहे हैं, यानी जो घर भी बन रहे हैं, कुछ जो है 1 मंजिला भी हैं, कुछ 2-2 मंजिला हैं, कुछ अंडरग्राउंड भी इन्होंने उसी में शामिल किए हैं, यानी कि एक तरीके से डिफेंस ओरिएंटेड ज्यादा है। और डेमोग्राफी चेंज तो खैर वो तो खैर हो ही गई। तो ये चाइना की जो विस्तारवादी नीति है और जो एरिया क्लेम करता है पुराने जाने कौन सी सदियों के जमाने से, उसमें वो कितना कामयाब हो पाएगा, मुझे नहीं लगता कि पूरा एरिया इस तरीके से कैप्चर कर पाएगा। वो जमाने चले गए, अब भारत भी काफी तरक्की कर चुका है, काफी स्ट्रांग है आर्म फोर्सेस वाइज और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज। अब हम लोग एलएसी तक जो है बिल्कुल डोमिनेट अब करते हैं। हाँ, लेकिन अब वो जो छोटे छोटे देश हैं जैसे भूटान है, अपना नेपाल है, इनको अपनी बीआरआई पॉलिसी के जरिए जो है उनको डोमिनेट करना चाहता है, अपनी तरफ करना चाहता है, जिससे कि वो उसको मतलब बिल्कुल इकोनॉमिकली ब्लैकमेल कर सके फाइनली। तो ये सब नीति है इसकी, ये चलती रहेंगी। भारत को सतर्क होने की यहाँ जरूरत है।
हमें भी उसी हिसाब से तैयारी पूरी करनी है और हम कर भी रहे हैं, ऐसी कोई पीछे नहीं है हम लोग। ठीक है सर, मैं ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर आपके पास आऊंगा। माओ तसे तुंग जो सपना दिखा के गए थे, माओ तसे तुंग, शी जिनपिंग उसी को बढ़ा रहे हैं। अब चीन को देखकर कई बार ऐसा लगता है कि उसका टारगेट, उसका एजेंडा बिल्कुल सेट है। जिस प्रकार से शी जिनपिंग ने सत्ता में आने के बाद धीरे धीरे लद्दाख विवाद को हवा दी, अरुणाचल प्रदेश को लेकर कई बार जगहों के नाम बदले गए, कई बार वहां की जो तहसीलें हैं उनके जिलों के नाम बदले गए, पहाड़ों के नाम बदले गए। तो और चीन आज भी अरुणाचल को भारत का हिस्सा मानने के लिए तैयार नहीं है। हम किस लिहाज से चीन को देखें? क्या वाकई में वो नहीं चाहता कि भारत के साथ सीमा विवाद को सुलझाया जाए? और क्या शी जिनपिंग ये मान चुके हैं कि माओ तसे तुंग का जो सपना है वो सिर्फ वो ही साकार कर सकते हैं? जी हाँ राजेश, चीन जो है हमेशा से ही, अभी नहीं हजारों साल से, सदियों से एक विस्तारवादी देश रहा है। भारत के साथ जो सीमा है उसको भी वो लगातार अतिक्रमण करके अपना क्षेत्रफल बढ़ाना चाहता है। गौरतलब बात है कि अंग्रेजों के समय में उन्होंने आइडिया कर लिया था कि चीन की जो मेन प्रजाति है हान लोग, उनके साथ एक दिन अंग्रेजों का झड़प होने वाला है। इसलिए अंग्रेजों ने वहां पर एक लाइन ही बना दी थी जिसको अंग्रेज लोग मैकमोहन लाइन बोलते थे। और मोर और लेस उन्होंने जो साम्राज्यवादी शक्तियां थी उनको समझा दिया था कि एक मैकमोहन लाइन, जिसको कि ज्यादातर जगह पर ही प्रिंसिपल ऑफ वाटरशेड, यानी किस नदी का पानी किस तरफ बहता है उसके हिसाब से बांट लिया जाए, ताकि उभय पक्षों में कोई भविष्य में टकराव ना हो। जब तक चीन आजाद नहीं हुआ, 1948-49 की बात है, तब तक तो वो चुपचाप रहे। हमने बहुत कोशिश की, अंग्रेजों ने बहुत कोशिश की 1917, 18, 19, 20 में शिमला में चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव को एक नक्शा दिखाकर कि हम उभय पक्ष उस पर नक्शे पर साइन कर दें। क्या हुआ कि उसमें जो तिब्बत का जो रिप्रेजेंटेटिव था उसने तो साइन कर दिया और इंडिया से जो रिप्रेजेंटेटिव था उसने भी साइन कर दिया। ये 1920 की बात है। और लेकिन जो चीन का रिप्रेजेंटेटिव था उसने साइन नहीं किया। तब से ये डिस्प्यूट चला रहा है। अब क्या हुआ, जब चीन आजाद हो गया तो 1951-52 में उसने तिब्बत को अपने में मिला लिया और भारत ने भी फिर मान लिया कि चीन जो कि तिब्बत के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली राज करता था, सुजूरनती शब्द इस्तेमाल करते हैं, भारत ने भी मान लिया कि ठीक है, अब से तिब्बत जो है वो चीन का हिस्सा है। इसके साथ ही चीन की हिम्मत बढ़ गई, क्योंकि उन्होंने क्या किया कि लासा में जो दलाई लामा थे वो कहां पर उन्होंने अपने मठ खोले हुए थे। लासा के दलाई लामा को कौन कहां पर जाकर टैक्स जमा करते थे, उसके हिसाब से उन्होंने पूरे अरुणाचल पर भी दावा ठोक दिया। अब दिक्कत ये हुई कि इंडिपेंडेंस के बाद भारत सरकार ने बार बार चीन की सरकार से बात करनी शुरू कर दी। माओ तो बड़े ऊंचे पेडेस्टल पर थे, लेकिन चाउ एन लाई जब भारत में आए उन्होंने कहा भारत हिंदी चीनी भाई हम ऐसी सारी चीजों को आपस में बातचीत से सुलझा लेंगे, जो नहीं हुआ। 1947-1949 में उन्होंने कई जगह पे हमारी जो एडवांस में पुलिस चौकी थी, ये गौरतलब बात है, 1957, 1959, 1961 तक वहां पर हमारी फौज नहीं थी एलएसी पर, आजकल हम उसे एलएसी बोलते हैं, पुलिस थी। तो उन्होंने हमारी पुलिस की पोस्ट को धक्का देकर थोड़ा थोड़ा घुस गए। अब क्या है कि वो वहां गांव बनाने लगे हैं। अब 1962 के युद्ध में जो हुआ था वो बहुत पुरानी बात रह गई है। अब क्या हो गया कि एलएसी में जहां तक वो अपना क्लेम लाइन मानते हैं, उन्होंने गांव बनाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन चिंता की बात नहीं है, सैटेलाइट इमेजिनरी है। हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो लोग हैं वहां पर आखिरी गांव में आखिरी माइल तक, आखिरी मीटर तक इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग गश्त देते हैं हर रोज। उनके साथ आईटीबीपी के जवान रहते हैं और कई जगह पर उनके साथ इंडियन आर्मी के भी जवान रहते हैं। तो जहां जहां दिक्कत होती है, बायलैटरल लोकल जो कमांडर है, लोकल बटालियन कमांडर, ब्रिगेड कमांडर, को कमांडर बात करके उसको सुलझा लेते हैं। ठीक है सर। जी मैं आता हूं पंकज श्रीवास्तव जी। जो पॉइंट मुझे समझना है, चीन का खतरा बहुत बड़ा है, यहां तक कि इतना बड़ा खतरा है कि
अमेरिका भी सोचकर परेशान है कि आने वाले वक्त में इस चुनौती का सामना तो करना ही है। 7 समुंदर चीन को जाना होगा, लेकिन यहां पर सरहद के उस पार ही चुनौती खड़ी है भारत के लिए चीन की। एक तरफ चीन की चुनौती है, दूसरी तरफ भारत चीन का व्यापार है जो लगातार बढ़ रहा है। कैसे आप देखेंगे एक दुश्मन के साथ इस व्यापार को, जहां पर घाटा ही घाटा है जो 100 मिलियन को भी पार कर चुका है? पंकज जी, ये जो आपने बोला 100 मिलियन को पार कर चुका है, ये जो बात है ये शायद 2021 की है, जब 135 अरब डॉलर की का व्यापार हुआ था भारत और चीन के बीच में। लेकिन उसके बाद से व्यापार घट रहा है, और उस व्यापार घटने के पीछे की जो वजह है वो कोरोना महामारी के बाद चीन ने जो शी जिनपिंग ने जो सख्त लॉकडाउन की नीतियां अपनाई थी जी, ये है। इसकी वजह से चीन में विनिर्माण रुक गया था, और विनिर्माण के साथ साथ जो डॉकयार्ड पर, जो शंघाई डॉकयार्ड है, चाहे शनशन डॉकयार्ड है, चाहे इनके हांगकांग डॉकयार्ड है, थिएनचिन है, सुचाओ है, फूचाओ है जी, और नानचिंग है, इन सारे डॉकयार्ड पर इनका जो सामान है वो लगा हुआ था जहाजों पर, लेकिन वो जहाज को ड्राइव करके समुद्र के रास्ते दुनिया के दूसरे देशों में ले जाने वाला कोई नहीं था। दूसरा, गोदामों में जो सामान बन के रखा हुआ है इनका, वो सामान ट्रक के जरिए इन जलपोतों तक लाने वाला कोई नहीं था। इस वजह से इनके विनिर्माण जो बना हुआ सामान था वो भी नहीं पहुंच पाया। और जैसे ही चीन ने लॉकडाउन खोला, इसी बीच में चीन की जितनी भी विदेशी कंपनियां थी सब वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया और इंडिया आने लगी। जी, अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि देसी कंपनियां जो थी चीन की, और जो चीन के जो सीपीसी के रूल को, कम्युनिस्ट पार्टी और चाइना के रूल को नहीं मानते थे और परेशान थे उससे, जी, उन कंपनियों ने भी चीन से अपने पांव उखाड़े और वो वियतनाम और थाईलैंड में आकर के बस गए, क्योंकि उन्हें व्यापार करना था। ठीक है सर, मैं बीच में आपको टोक रहा हूं, माफी चाहूंगा। जो जानकारी मैं देख पा रहा हूं अपने सामने वो ये कह रही है कि अगर 2022 की हम बात करते हैं चीन के साथ, तो यूएस डॉलर में 136.2, माफ करिए 2022 में 135.98 बिलियन का व्यापार था। वहीं अब जो है वो 136.2 बिलियन का व्यापार है दोनों के बीच, और इसमें घाटे में सिर्फ भारत ही है सर। देखिए, भारत ने इसके पीछे एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर लिया है, और अभी इस प्रक्रिया में भारत आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आपको मालूम होगा भारत ने पहले तो जो चीनी कंपनियां वियतनाम जा रही थी जी, तो 99:1 का रेशियो था जो भारत और वियतनाम जा रहा था, यानी 99 कंपनियां अगर वियतनाम जा रही तो भारत में 1 कंपनी आ रही है। इसके पीछे रीजन थे, वियतनाम उन्हें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चीन के ही तर्ज पर बना के दे रहा था, क्योंकि वो भी एक कम्युनिस्ट कंट्री है। ओके, भारत में नीतियां इतनी बेकार थी कि वहां यहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट से बोला जा रहा था कि आप यहाँ ये फैक्ट्री लगाइए, फैक्ट्री से मेन रोड तक जो 5 किलोमीटर का इलाका है यहाँ पर सड़क आप बनाइए, यहाँ पर स्ट्रीट लाइट आप लगाइए। तो इंडस्ट्रियलिस्ट तो बेवकूफ है नहीं जो अपना काम भी करे और फिर आपके लिए आपके इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार करे। तब नरेंद्र मोदी जी ने 1,76,000 करोड़ की PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव नीति लागू की। इसके बाद पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। जो कंपनियां वियतनाम में भी आ रही थी चीन से भाग करके, वो वियतनाम से उखड़ करके इंडिया आने लगी। और इकोसिस्टम देखिए, जैसा आपने बताया अभी आंकड़े दिए, हालांकि असल में व्यापार गिर रहा है। ये जो व्यापार हुआ है, ये जो पहले के सामान चीन में बने हुए थे उनके जरिए हुआ, और ये डायरेक्ट व्यापार नहीं हो रहा है। ये जो व्यापार है ये मलक्का स्टेट पर सामान आ रहा है, अब मलक्का स्टेट से पोर्ट चेंज कर रहे हैं लोग जी, और इसे दिखा रहे हैं ये सामान वियतनाम से आ रहा है, मलेशिया से आ रहा है, लेकिन आ चीन से रहा है। दूसरी तरफ दुबई होकर के भी कुछ सामान हमारे पास आ रहा है, वो भी चीन का है। ठीक है। और कुछ व्यापारी जो है अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए आज भी, क्या पंकज जी भारत के पास कोई और रास्ता नहीं है? मजबूरी है कि चीन से आपको व्यापार करना ही है? रास्ते पर भारत आगे निकल चुका है और भारत उस पर काम कर रहा है जी। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी देश में व्यापारिक इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े पैमाने पर तैयार करने के लिए कम से कम 5 से 10 साल का समय चाहिए होता है। और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में अगर आप कोई सी चेंज देखना चाहें तो 20 साल का एक समय चाहिए होता है। उससे पहले कोई परिवर्तन नहीं हो सकते। चीन ने जो 1978 में अपने यहाँ इकोनॉमिक चेंजेस किए थे तंग शाओपिंग के दौरान, उसका असर चीन को 1991 में दिखने लगा था। और रही बात जो व्यापार के घाटे की है, आने वाले समय में आप देखिएगा, हम यहाँ पर वो ताइवान के साथ मिल करके, TSMC कंपनी के साथ मिल करके जो सेमीकंडक्टर्स और माइक्रोचिप है वो बनाने का कारखाना यहाँ खुल चुके हैं। ठीक है। इसके अलावा भी बहुत बड़े बड़े जो फैक्ट्रीज हैं वो यहाँ लग रही हैं। आने वाले समय में जितना, अब देखिए मोबाइल फोन जो है एप्पल का, वो सबसे ज्यादा यहाँ बनने लग गया है।
दुनिया में दूसरे नंबर पर मोबाइल फोन का प्रोडक्शन यहाँ होने लग गया है। पहले हम चीन से अपने खिलौने मंगाते थे, आज भारत दुनिया के देशों में खिलौनों का नंबर 1 एक्सपोर्टर बन गया है। तो ये सारे कितना पिछले 10 सालों में ही हुआ है ना। अभी देखिएगा, अभी और चेंजेस आएंगे। ये जो अभी मोदी सरकार ने जो अपने पहले नहीं सर, मैं कह रहा हूं कि व्यापार बड़ा है, आंकड़े मैं आपके सामने रख रहा हूं। मैं मोदी और मनमोहन जी की तुलना नहीं कर रहा हूं सर, ना मैं अपने कार्यक्रम में वो करता हूं। मेरा कहने का तर्क प्रोग्राम में यह है कि हम चीन से व्यापार कर रहे हैं और उस व्यापार से जो चीन को प्रॉफिट हो रहा है उससे वो हथियार खरीद कर मेरे ही सैनिकों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। मैं उस लिहाज से बात करता हूं, मैं पॉलिटिकल बात नहीं करता। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि नहीं, अभी तक जितना भी व्यापार हुआ है, जितना भी व्यापार हुआ है चीन के साथ, भारत का जो है हमेशा डेफिसिट में रहा है। कभी 43 अरब डॉलर से लेकर के ये 73 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। लेकिन अब जो है जैसे आपने बोला कि चीन जो है सान्नांग बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश को, ये लोग दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा मांगते हैं तावांग की वजह से, तावांग घाटी की वजह से। चलिए मैं आता हूं आपके पास, मैं आपके पास आ रहा हूं सर। मेजर जनरल एस के सिंह सर, मैं चीन के लिहाज से समझना चाहूंगा चीजों को। चीन ने 1950 के बाद 1947 के बाद तिब्बत पे कब्जा कर लिया, उसने मंगोलिया की जमीन पे कब्जा, अक्साई चीन उसके पास है, हांगकांग उसके पास है। लगभग जो जमीन उसके पास है उसमें से आधी से ज्यादा जमीन जो है उसने दूसरे देशों की कब्जाई हुई है। लेकिन अभी भी भूख मिटी नहीं है, अभी भी वो चाहता है कि नेपाल, भूटान, सिक्किम, अरुणाचल, लद्दाख मेरे साथ मिल जाएं। भारत के लिहाज से वाटर रिसोर्सेस के हिसाब से ये एक बड़ा चैलेंज आने वाले वक्त में होगा, क्योंकि चीन की नजर जमीन पर नहीं, चीन की नजर अगर देखा जाए तो पानी पर भी है। सर नहीं, बिल्कुल, देखिए जो भी समस्या आज, जितने भी युद्ध भी अगर आप देखें, ये सब किस लिए हो रहे हैं? एनर्जी जी, वाटर जो है बहुत जरूरी है। वाटर शेड्स इसीलिए चाइना अलोंग दी पूरे हिमालय जो है अपने कब्जाना चाहता है, और वो उसके मैकमोहन लाइन जो कि देवनाथ जी ने समझाई थी उसके बिल्कुल दायरे के अंदर आता है। और उसी वजह से बेसिकली क्यों है, देखिए पानी है वो जो है अपनी साइड वो लेना चाहता है। तो ये एनक्रोचमेंट ये चलती रहेगी। चीन जो है आगे अपनी विस्तारवादी नीति को यहाँ तक पूरा क्लेम करने के, अब कितना कामयाब हो पाएगा वो बात अलग है। देखिए एक चीज और जो पंकज जी भी समझा रहे थे, मैं उस पर थोड़ा सा इकोनॉमिक्स पर आप पूछ रहे थे कि क्या मजबूरी है भारत की ट्रेड करने की। देखिए हर तरीके से बिल्कुल जीरो ट्रेड नहीं हो सकता किसी भी देश के साथ। जहां तक चाइना का सवाल है, चाइना के साथ कुछ एक रॉ मटेरियल भारत को लेने जरूरी है, खासतौर पे हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को। अगर वो वहां से नहीं आएंगे तो आपको यहाँ दवाइयां और ये सब चीजें बनाने में बहुत दिक्कत होगी। तीसरी बात ये है इकोनॉमी को लेकर कि अब जो है हम आत्मनिर्भर भारत, सर डॉक्टर के पास भी अल्टरनेटिव होता है, आप केमिस्ट के पास जाते हैं, अब हम लोग जब यहाँ पे जब विकसित होगा तो यही जो भारतीय जो है अब हमारी चीजें लेंगे वनस्पत, जो चाइना की सस्ती चीजें। मेजर जनरल एस के सिंह सर, डॉक्टर के पास भी जाते हैं, वो दवाई लिखता है, केमिस्ट के पास नहीं मिलती है तो उसका भी अल्टरनेटिव होता है। तो क्या हम 3 साल में 2020 गलवान के बाद एक अल्टरनेटिव नहीं ढूंढ पाए सर? मैं ये चीज जानना चाहता हूं कि हम ढूंढना नहीं चाहते हैं। देखिए ये जो खासतौर पर फार्मास्यूटिकल के लिए लेकर जो है वो रॉ मटेरियल सिर्फ चाइना में ही है। हमको बड़े बड़े देश जो हैं वो निर्भर हैं चाइना के ऊपर। ये बिल्कुल जीरो ट्रेड तो हो ही नहीं सकता। चीन एक ऐसा जाल बिछाया जिससे निकलना मुश्किल है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ एक दूसरे के ऊपर एक ऐसा जाल बिछा दिया है दुनिया के सामने कि मजबूरी में आपको बीजिंग आना ही पड़ेगा सामान लेने के लिए, और उसका शिकार अमेरिका भी है, भारत भी है और तमाम कंट्रीज है। देवनाथ सर, सारे देश हैं, लेकिन जो रॉ मटेरियल जो सिर्फ चाइना में ही है उसके लिए सामान आना ही पड़ेगा। ऐसे कंपटीटर देखते हैं जी, यानी हम चीन से युद्ध नहीं लड़ना चाहते, ना ही हम चीन को नीचा दिखाना चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच में व्यापार हो, अच्छा व्यापार हो। जो चीज भारत में बढ़िया मिलती है, सस्ती मिलती है, चीन हमसे इंपोर्ट करता है जी। जो चीज चीन में मिलती है, सस्ती मिलती है और बल्क क्वांटिटी में मिल जाती है, भारत के ट्रेड्स पीपल वहां से जाकर इंडिया में इंपोर्ट करते हैं। अब क्या है कि भारत में जो हमारे इंडस्ट्रीज हैं ज्यादातर मास स्केल प्रोडक्शन में एक पहले हमारा कल्चर नहीं था। आप इंडिया में किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाएं, हम जितनी चीज बनाते हैं, संख्या की बात कर रहा हूं, चाहे वो नंबर्स हो, किलो है, लीटर हो, ठीक है, या मीट्रिक टन हो,
चीन ने क्या किया है कि शुरुआती दिनों से ही 1992 ऑनवर्ड, जब उनके यहाँ पर उन्होंने चलिए 1972 1982 की बात है, वहां कल्चरल वो लिबरेशन के बाद अमेरिका उन्होंने रिफॉर्म बल्क में जब बनाना पता है शुरू सर, किया, लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिका भी भारत को पीछे इस रह पे गया। बहुत काम करने की जरूरत है। हम खुद पैसा चीन को दे रहे हैं कि ये लीजिए पैसा हमसे, और हमारे खिलाफ ही आप हथियार खरीदिए, वो नुकीली कीलें खरीदिए और गलवान में जैसी जगहों पर उनको लगाए। बड़ी खबर पर फिर सीधा एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। पाक चीफ जस्टिस का सेना पर बड़ा बयान। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त के, भरोसा दिलाएं फौज बिजनेस नहीं करेगी। फैज ईसा चीफ जस्टिस, सेना का काम मुल्क की हिफाजत करना है, दुनिया भर में फैला है पाक आर्मी का बिजनेस। बड़ी खबर आपको बता दें, पाक चीफ जस्टिस का सेना पर बड़ा बयान। भरोसा दिलाएं फौज बिजनेस नहीं करेगी। फैज ईसा, सेना का काम मुल्क की हिफाजत करना है, दुनिया भर में फैला है पाक आर्मी का बिजनेस। ग्राफिक्स के जरिए कुछ दिलचस्प जानकारी मैं आपको दे दूं, उसके बाद फिर एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं। चीफ जस्टिस फैज ईसा ने कई सवाल उठाए हैं। सेना गारंटी दे बिजनेस नहीं करेगी। 8 साल पहले की द डॉन न्यूज की एक रिपोर्ट मुझे मिलती है, उसमें कहा जाता है कि पाकिस्तान आर्मी 50 तरह के बिजनेस करती है। यह उस रिपोर्ट में लिखा गया था। फौज की जमीन पर मैरिज गार्डन क्यों है, और यह चीफ जस्टिस ने भी पूछा कि आप मैरिज गार्डन आपकी जमीन पर क्या कर रहे हैं। सेना के पास रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स क्यों हैं, यह सवाल पूछे गए हैं। खेती, एजुकेशन, थिएटर और मैरिज गार्डन जो है पाक सेना चलाती है। 8 शहरों में 2 लाख करोड़ रुपए की जमीन जो है, जो सेना से हटकर खेती और उसके लिए ले रखी है, वो पाक सेना के पास है। और यह सब कब शुरू हुआ था? 1954 में पहला वेलफेयर फाउंडेशन सेना की तरफ से शुरू किया गया था। उस वक्त थे आर्मी चीफ जनरल अयूब खान और उनके साथ थे डिफेंस सेक्रेटरी मेजर जनरल इस्कंदर मिर्जा। उन्होंने फौजी फाउंडेशन बनाया था जो 1954 में बना था, और तब से आज तक पाकिस्तान की आर्मी और जनरल्स जमकर बिजनेस करते हैं। और यह एक बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू पाकिस्तान का है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। हम पंकज श्रीवास्तव जी के पास चलेंगे। पंकज जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। पंकज जी, आखिरकार चीफ जस्टिस को कहना पड़ा कि गारंटी दीजिए कि आप बिजनेस नहीं करेंगे, आपकी सेना जो है वतन की रखवाली करेगी। ऐसे क्या कारण है कि खुद चीफ जस्टिस को यह पूछना पड़ा और कहना पड़ा? सर, उस मुल्क के हालात क्या होंगे? जी देखिए, पाकिस्तान के बारे में एक बड़ी प्रचलित कहावत कही जाती है कि दुनिया के सभी देशों के पास एक सेना होती है, लेकिन पाकिस्तान में सेना के पास एक देश है। पाकिस्तानी सेना के पास एक देश है जिसे वो अपनी मर्जी से चलाती है। वहां जमहूरियत या लोकतंत्र तो कभी रहा नहीं। दूसरी तरफ जो आपने व्यापार की बात की, आप सिर्फ मैरिज गार्डन और थिएटर और बाकी चीजों की बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम है कि खैबर पख्तूनख्वा प्रांत पेशावर और अफगानिस्तान, पेशावर के पास अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर पाकिस्तानी सेना जो है अफीम की खेती करवाती है। न सिर्फ इस एरिया में बल्कि अफगानिस्तान में भी वो अफीम की खेती कराती है, जहां से जो मादक पदार्थ हैं इनकी तस्करी करती है पाकिस्तानी सेना। और इसका जो पैसा है ये सरकार के एक्सचेकर में नहीं जाता है जी। ये पैसा वहां के जो सैन्य प्रमुख हैं, सैन्य के सेना के बड़े बड़े अफसर हैं, वो लेते हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये इसलिए कहना पड़ा क्योंकि पाकिस्तान की सेना देश की रक्षा करने के अलावा बाकी सब कुछ करती है, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे व्यापार हो, चाहे इलीगल ट्रेड हो, जमीन को कब्जाना हो। आपने देखा भी होगा और पढ़ा भी होगा कि पाकिस्तानी सेना के जो उच्च अधिकारी होते हैं और रिटायर होने के बाद वो पेट्रोल पंप ले लेते हैं अमेरिका में जाकर के। उनके बच्चे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में जाकर पढ़ाई करते, पढ़ाई कुछ नहीं करते, लेकिन इतना पैसा उनके माँ बाप देते हैं कि वो विदेशों में जाकर के पढ़ाई के नाम पर अय्याशी करते हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना के जो उच्च अधिकारी हैं वो अपने बच्चे को विदेश भेज नहीं सकते, इतना पैसा उन्हें नहीं मिलता है। ये डिफरेंस है दोनों देशों की सेनाओं में। और इस वजह से और देश की जो हालत है, जो पाकिस्तान की हालत है, आज किसी से छुपी नहीं है। अंदरूनी हालत हो चाहे बाहर दुनिया भर में उसकी जो इज्जत गिरती जा रही है, साख गिरती जा रही है, उसे देखते हुए वहां की चीफ जस्टिस ने जो सवाल किया बड़ा वाजिब सवाल है कि आप देश की रक्षा करना है, आप देश की रक्षा करिए, ना तो राजनीति में टांग घुसाइए, ना ही व्यापार करिए। और चीफ जस्टिस इशारों में ये कहना चाह रहे थे आप न जमीन कब्जाएंगे, आप न
दूसरे लोगों को जमीन से बेदखल करके वहां पर अपना जो एक बड़ा सा नेक्सस है, कॉन्ग्लोमरेट है, वो एक क्या बोलते हैं जैसे माफिया राज है, वो नहीं बनाएंगे, ये कहना चाह रहे थे चीफ जस्टिस। और तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान भी है सर। मैं आता हूं आपके पास, मैं मेजर जनरल एसके सिंह सर आपके पास आऊं। आप भी जनरल रहे हैं, लेकिन जब पाकिस्तान के जनरल्स को हम देखते हैं तो बात बदल जाती है। लाखों करोड़ों की संपत्ति, बड़े बड़े महल, लग्जरी गाड़ियां। किस प्रकार से आप खुद को और पाकिस्तान के जनरल्स को देखते हैं सर? क्या फर्क पाते हैं आप? बड़े अच्छे से पंकज जी ने बड़ा डिटेल में समझाया है। बात पैसे की, देखिए तनख्वाह पे उनको भी उतनी शायद मिलती होगी जितने हम लोगों को मिलती है, लेकिन उसके अलावा ये जो चीजें हैं, उनके पास अपनी जमीनें हैं, जितना 2 नंबर का ये सारा जो पैसा आता है, ये सब जो है सब मिल बांट के सभी लोग खाते हैं, और जो भी कमांडर होता है उसका सबसे ज्यादा शेयर होता है। इन लोगों की हालत ये है कि ये ग्रास रूट लेवल तक जो है ये सब जुड़े हुए हैं, नीचे से लेके ऊपर तक। और आप क्या सोचिए, खुद सोचिए, इतने साल हो गए पाकिस्तान को स्वतंत्र हुए, हमेशा आर्मी ही क्यों कंट्रोल करके रही है? कारण यही है क्योंकि वो अपना कब्जा, अपने ये जो इनकम है, अपने पैसे की जो कमाई है, चाहे वो ड्रग्स के जरिए हो, चाहे जो भी कुछ बिजनेस वो वहां पर उस जमीन पर करते हैं उसके जरिए हो, वो नहीं छोड़ना चाहते हैं। और सबसे सुप्रीम है पाकिस्तान में आर्मी। आर्मी जो चाहेगी वही होगा, चाहे वो जुडिशरी हो, कुछ भी बोल ले, कुछ नहीं होने वाला है। और चाहे वो गवर्नमेंट हो, सब जो है इन्हीं के इशारों पर चलते हैं। उसका कारण ये है कि सबसे ज्यादा घूसखोरी वहां पर वहां के जनरल्स, क्या मतलब सारे हर लेवल पर है ये चीज, जवान से लेके ऊपर तक है। और ये इसका कोई रोकने से कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि जो इसके खिलाफ आवाज उठाएगा वही जो है दबा दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, हाल ही में 2 साल के अंदर पाक सेना को आईना दिखाया है। अगर इमरान खान की बात करें तो उन्होंने लंबे वक्त तक कोशिश की कि सेना को आईना दिखाया जाए, अंजाम क्या हुआ वो हमें पता है। लेकिन इस बार के चुनावों में पाक अवाम ने भी पाकिस्तान की सेना को आईना दिखाया है कि आपका काम राजनीति करना नहीं है, आपका काम बिजनेस नहीं करना है। आप जाकर डोरन लाइन को संभालिए, आप जाकर खैबर पख्तूनख्वा को संभालिए, और आप जाकर भारत सीमा पर तैनात होइए या ईरान सीमा पर तैनात होइए। लेकिन आज चीफ जस्टिस ने भी पाकिस्तान के कुछ वैसा ही कहा जो संदेश आम जनता से निकल कर आया है। क्या पाक सेना इससे बचा पाएगी? कुछ फेरबदल की उम्मीद हम देख सकते हैं, या पाकिस्तान का भविष्य ऐसा ही है कि उन्हें ऐसे ही चलना है? साहब राजेश, ये गौरतलब बात है कि पाकिस्तान की आर्मी बहुत कोशिश कर रही थी कि वो नवाज शरीफ को, पीएमएलएन को पावर में ले आए। उन्हें लगा कि नवाज शरीफ और पीएमएलएन जो हैं वो पावर में आएंगे तो उनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन अब मैं बताता हूं, आज की तारीख में पाकिस्तान की आर्मी खुशी में पाकिस्तान में जो सरकार बनने जा रही है वो 3 टांगों की सरकार बनने जा रही है जी। और पाकिस्तान आर्मी को अब फिर से यकीन हो गया है कि 3 टांगों की ये सरकार 1 साल 1.5 साल तक चलेगी जी। जब तक पाकिस्तान की सरकार उनको मदद, आर्मी और आईएसआई उनको सपोर्ट देगी वो चलेगी। जिस दिन आर्मी और आईएसआई ने एक टांग खींच ली तो वो गिर जाएगी। यानी ऐसी हालत में पाकिस्तान की जो फौज है भविष्य में अपना जो इन्वॉल्वमेंट है वहां की सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन में या सिविलियन कॉमर्स और ट्रेडिंग बिजनेस एक्टिविटीज में वो पीछे नहीं हटेगी, वरन और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। हमें यह समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान की आर्मी और हमारी आर्मी में बहुत बड़ा फर्क है। हमारी आर्मी में हम हमेशा जो जवानों को लाते हैं और जो अफसरों को लाते हैं वो देशभक्ति के जज्बे के साथ देश की सेवा करने के लिए, भारत माता को सिर गर्व से ऊपर रखने के लिए भर्ती होते हैं। जबकि पाकिस्तान की आर्मी में शुरुआती दिनों से ही ऐसा कुछ चलन चल गया आजादी के बाद से कि वहां की आर्मी वही ज्वाइन करते हैं जो कि देश को गवर्न करना चाहते हैं। तो ये समझना पड़ेगा, वहां जब एक यंग ऑफिसर पासिंग आउट परेड में पास आउट करता है उसको मालूम है कि उसने लेफ्टिनेंट कैप्टन मेजर तो बनना ही है। वो सिर्फ इस इंतजार में रहता है कि किस दिन जब वो कर्नल बन जाएगा, ब्रिगेडियर बन जाएगा, उसको पाकिस्तान के किसी बड़े कंपनी का चेयरमैन बना दिया जाएगा। बाय द टाइम वो मेजर जनरल बनता है उसको मालूम है कि किसी भी पाकिस्तान के पीएसयू, पीएसई, किसी पोर्ट, हार्बर, एयरपोर्ट या बड़े हथियारों के फैक्ट्री का उसको जीएम बना दिया जाएगा। तो वहां ये बहुत आम बात है।
तो पाकिस्तान की आर्मी कभी भी इस रसगुल्ले को अपने हाथ तो से चीफ जाने जस्टिस नहीं के दिन देगी, भी खत्म हो रहे हैं चाहे क्या? उसको इसके सर लिए मेरे को जुडिशरी को भी 30 सेकंड उल्टा में चूल्हा जवाब करना दीजिए। पड़े। 30 सेकंड में जवाब आपसे ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर कि क्या चीफ जस्टिस के भी बुरे दिन अब शुरू हो जाएंगे पाकिस्तान के? देवनाथ सर। देखिए, वहां पर पाकिस्तान आर्मी को मालूम है जुडिशरी को कैसे कंट्रोल करना है। जी। सबसे पहले पाकिस्तान की आर्मी के पास हर हाई कोर्ट के जज, हर सुप्रीम कोर्ट के जज का डोजियर होता है। ओके। आईएसआई को मालूम है कि किस जज का बेटा कहां पढ़ रहा है, वो किस कार में घूम रहा है, उसकी फंडिंग कहां से हुई है, किस जज के यहां पर कौन कौन इंडस्ट्रियलिस्ट अपना अपना कोर्ट केस लेके बैठा है, किस जज ने कितनी ब्लैक मनी बनानी है और इनकम टैक्स नहीं दिया है। तो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई के पास हर जज का ये फोल्डर जो है तैयार है, पहले से ही तैयार है। तो ठीक है, उन्होंने लेकिन जज साहब को एक बार दिखा देते हैं जी और बोलते हैं सर आप आराम से बैठ जाइए। ठीक है सर। मुझे वक्त की बड़ी खबर पर फिर एक्सपर्ट्स के पास हम चलते हैं। अमेरिका रूस में फिर बढ़ने लगी टेंशन। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त के, रूस एंटी सैटेलाइट वेपन्स बना रहा, अमेरिका का आरोप। रूस स्पेस में तैनात करेगा परमाणु हथियार अमेरिका। चीन भी अंतरिक्ष में बढ़ा रहा मिलिट्री पावर। बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका रूस में फिर बढ़ने लगी टेंशन। रूस एंटी सैटेलाइट वेपन्स बना रहा है, अमेरिका का आरोप। रूस स्पेस में तैनात करेगा परमाणु हथियार अमेरिका। जल्दी से ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए, फिर एक्सपर्ट्स के पास हम चलते हैं जल्दी से। रूस चीन ने बढ़ाई अमेरिका की टेंशन। रूस एंटी सैटेलाइट वेपन बना रहा, सैटेलाइट को मार गिरा सकती है मिसाइल। कम्युनिकेशन, नेविगेशन और निगरानी पर असर पड़ जाएगा, जो अमेरिका का सबसे मजबूत हाथ है। सैटेलाइट की सुरक्षा करने की क्षमता अमेरिका के पास नहीं है। स्पेस में परमाणु हथियार तैनात नहीं करेगा रूस। ये जानकारी रूस की तरफ से दी गई है। उनके उप विदेश मंत्री ने कहा है कि अमेरिका के जो दावे हैं वो निराधार हैं। हालांकि चीन जो है बहुत तेजी से मिलिट्री पावर अंतरिक्ष में बनने की कोशिश कर रहा है। पंकज जी मैं आपके पास आऊंगा। पंकज जी, इस वक्त कहा जाता था कि दो सुपर पावर के बीच में जंग है, लेकिन अब सुपर पावर मुझे लगता है कि एक बदल चुकी है। अब अमेरिका वर्सेस रूस की बदले दुनिया अमेरिका वर्सेस चीन को ज्यादा देख रही है। इस बीच स्पेस को लेकर जो है, जो उसका सैन्यकरण किया जा रहा है, उसे कैसे देखें और ये कितनी बड़ी चुनौती आने वाले वक्त में? देखिए, ये वाकई एक बड़ी चुनौती है। और राजेश जी, चीन जो है स्पेस रेस में आगे अमेरिका की गलती से ही बढ़ा है जी, क्योंकि शेन हुई नाम के एक साइंटिस्ट थे जो विद्यार्थी के रूप में अमेरिका गए थे। बहुत पहले की बात है ये, 19वीं शताब्दी की शुरुआत की बात है। उसके बाद वो वहीं पर स्पेस साइंटिस्ट भी बन गए थे और वहां उन्होंने अमेरिका का जो पहला स्पेस यान गया था उसमें उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान निभाया था। लेकिन बाद में चीन और अमेरिका के रिश्तों में थोड़ी खटास आई और उनके ऊपर आरोप लगाए गए चीन के लिए जासूसी करने का। इसमें अमेरिका ने जो शेन नाम के वैज्ञानिक थे चीन के, उन्हें चीन भेज दिया वापस। चीन कभी अमेरिका कभी नहीं बुलाया जी। ये अमेरिका की सबसे बड़ी गलती थी और चीन इससे खुश हो गया और इसी बात को माओ से तुंग ने बहुत अच्छे से अपनाया। मिस्टर शेन के साथ मिलकर के चीन ने अपना स्पेस प्रोग्राम शुरू किया और तब से जो चीन का जो ये सिलसिला है ये चला जा रहा है। और आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताऊं, चीन ने स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा हिस्सा चोरी से कमाया है जी, चोरी से बनाया है। चीन के बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं, वो विद्यार्थी तो विदेश पढ़ने जाते ही हैं, लेकिन विद्यार्थियों के बेस में सीपीसी के इंटेलिजेंस विंग के लोग भी वहां जाते हैं और वो वहां पर दिमाग से बहुत तेज होते हैं जी, और इनमें डिसेप्शन की पावर बहुत ज्यादा होती है। ये अपने पास गोपनीय बहुत सारी चीजों को रख लेते हैं और यहाँ वहां जाकर के ये लोग उनके जो कोर इंडस्ट्री का कोर एरिया है वहां पहुंच करके वहां से सीक्रेट्स चोरी करके ये चीन भेजते हैं। और इस आधार पर चीन ने डेवलप किया। और चीन जो है शुरू से, जब चीन एक परतंत्र देश था जो विदेशी पावर्स के नीचे दबा हुआ था, 1949 1 अक्टूबर को जब आजाद होता है चीन, उसी समय शन ई के साथ मिलकर के माओ से तुंग ने और ये सन यात्सेन ने मिलकर के ये तय किया था, सीपीसी के शीर्ष नेताओं ने, कि हमें सुपर पावर बनना है। किस क्षेत्र में कैसे क्या बनना ये नहीं मालूम, ये बाई हुक बाई क्रुक उनको बनना है सर। और
इसको हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं, लेकिन चीन के लिहाज से ये काफी अच्छा भी है। लेकिन मेजर जनरल एसके सिंह सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। जो सैटेलाइट्स को लेकर कहा जा रहा है कि रूस उसे निशाना बना सकता है, अमेरिका की जान तो कम्युनिकेशन, नेविगेशन और सर्विलांस ही है, और ये सैटेलाइट से ही होता है। कितनी पॉसिबिलिटी है कि इस तरफ दुनिया जा सकती है, और ये कितना खतरनाक ट्रेंड भी है, क्योंकि बात अमेरिका की नहीं है, पूरी दुनिया ही संचार से चल रही है। सर देखिए, सिर्फ पॉसिबिलिटी नहीं है, अब यह वास्तविकता हो गई है जी। आज की तारीख में सिर्फ 4 देश हैं जिनके पास ये कैपेबिलिटी है। सबसे पहले अमेरिका, उसके बाद रशिया, उसके बाद चाइना, और भारत में भी हाल फिलहाल देखा होगा कि एंटी सैटेलाइट मिसाइल और ये सारी चीजें जो है भारत में भी विकसित हुई, और भारत के पास भी वो पावर है। देखिए, ये कोई नई चीज नहीं है, ये बहुत पहले से थी। जब कोल्ड वॉर जब चली थी तो यूएसएसआर अमेरिका के बीच में ये कैपेबिलिटीज ऑलरेडी थी इनके पास। फिर एक ट्रीटी हुई 1967 में, एक ट्रीटी हुई कि देखिए हम जो है स्पेस का ये रॉन्ग पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब से ये बंद पड़ी थी। लेकिन अब जहां वॉर में एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, वो वाली बात है, तो अब जो है वापस रशिया उसी चीज को जो है फर्दर अब विकसित कर रहा है। और होगा ये कि भाई जितने भी सैटेलाइट्स इनके पास कैपेबिलिटी रहेगी कि सैटेलाइट्स चाहे वो नेविगेशन वाले हों और कम्युनिकेशन वाले हों, इन सबको जो है वो ध्वस्त कर सकता है। और यही नहीं, सिर्फ स्पेस टू स्पेस ही नहीं है, स्पेस टू ग्राउंड भी कैपेबिलिटी है। कोई भी मिसाइल जैसे जमीन से जब फायर होगी, जो ट्रेजेक्टरी वाले, हाई ट्रेजेक्टरी वाले जितनी मिसाइल्स हैं, उनको जो है वो ऊपर से ही सेंस करके ऊपर से ही बर्बाद कर सकती है, ऊपर से मिसाइल्स की फायरिंग की जा सकती है। मतलब ये सारी कैपेबिलिटी, आप सोचिए कितना विध्वंसक ये चीज होगी जब दुनिया की 2 सुपर पावर आपस में टकराएंगी। माफी चाहूंगा, समय अमेरिका जो है काफी ठीक है, समय का थोड़ा सा अभाव है, बस आखिरी 1 मिनट के लिए मैं यूके देवनाथ सर के पास जाऊंगा। लेकिन सर, परमाणु बम का भी जिक्र आया, कहा जा रहा है कि रूस अपने न्यूक्लियर वेपन्स को या चीन अपने न्यूक्लियर वेपन्स को आसमान में तैनात कर सकता है, स्पेस स्टेशन तो बना दिया गया है। क्या पॉसिबिलिटी और कितना बड़ा खतरा, अगर मैं 1 मिनट में इसका जवाब आपसे लेना चाहूं तो? हाँ राजेश, 2 चीजें हैं। अगर इन्होंने स्पेस में परमाणु हथियार पहुंचाए हैं या एक पावर प्लांट भेजा है, उसके 2 पर्पस हो सकते हैं। एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि उसको एनर्जी सप्लाई करता है, और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि उसके अंदर एक न्यूक्लियर हथियार है जो कि दुश्मन के सैटेलाइट पर हमला कर सकता है। फिलहाल अमेरिका दावा कर रहा है कि दोनों चीजें ही की जा रही हैं, लेकिन इसका मैं आज बता दूं, अभी तक अमेरिका ने कोई पुख्ता सबूत दुनिया की साइंटिफिक कम्युनिटी के सामने नहीं रखा। सिर्फ अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज दावा कर रही हैं, जिसको रूस ने नकार दिया है। रूस ने बोल दिया कि ना तो उनका कोई न्यूक्लियर छोटा वाला पावर प्लांट स्पेस में है, ना उन्होंने कोई छोटा वाला न्यूक्लियर हथियार स्पेस में भेजा है। तो हो सकता है कि अमेरिका जो है वो जो दावा कर रहा है वो रूस की एडवांस रिसर्च पर डिपेंडेंट है। ठीक है, ऐसा कोई बम या ऐसा कोई छोटा सा न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या रूस ने अभी तक सैटेलाइट में भेज दिया है अंतरिक्ष में, इसका पुख्ता सबूत दुनिया की साइंटिफिक कम्युनिटी के सामने अभी तक अमेरिका ने नहीं पेश किया है। लेकिन एक चिंता जरूर दुनिया की है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का। मेजर जनरल एसके सिंह सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पंकज श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ खास चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। अपने दर्शकों के आखिरी अपने प्रोग्राम के 2 से 3 मिनट में चाहूंगा एक बड़े अहम मुद्दे पर जानकारी आपको देने के लिए। दरअसल पिछले 1 महीने में अमेरिका में 7 भारतीयों की हत्या की गई है या किसी न किसी कारणवश उनकी मौत हुई है, और इसको लेकर भारत अमेरिका के संबंधों पर भी असर देखने को मिल रहा है। हालात ऐसे हो गए कि आकर अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता को भी सफाई देनी पड़ी है कि हम जांच कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ ग्राफिक्स के जरिए में आप उन 7 लोगों के बारे में आप जान लीजिए जिनकी हत्या या उन्हें जिन पर हमले पिछले 1 महीने के दौरान हुए हैं। 15 फरवरी 2024 की बात है, होटल मालिक प्रवीण रावजी भाई पटेल की हत्या कर दी गई, उनकी डेड बॉडी मिलती है। 4 फरवरी 2024 शिकागो में एक भारतीय छात्र पर हमला होता है, 3 लड़के इनके पीछे भागते हैं, घायल होते हैं। इनकी जो वाइफ है भारत में, वो विदेश मंत्रालय से गुहार लगाती हैं कि मुझे अमेरिका जाने दिया जाए, मेरे पति जो हैं घायल हैं। 4 फरवरी 2024 समीर कामत नाम के भारतीय छात्र की अमेरिका में हत्या हो जाती है।
ये ट्रेंड बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। 2 फरवरी 2024 भारतीय छात्र श्रेयस की मौत जो है वहां पर हुई है, और 7 फरवरी 2024 41 साल के विवेक तनेजा की भी हत्या कर दी जाती है। 20 जनवरी 2024 समीर कामत नाम के अकुल धवन की जो है हत्या वो भी वहां पर की गई। तो ये एक और भारतीय छात्र हैं जिनका नाम नील आचार्य है। 28 जनवरी 2024 को इनकी भी हत्या अमेरिका में की गई है। तो कई सवाल इस वक्त उठ रहे हैं और हालात ऐसे हैं कि अमेरिका को सामने आकर सफाई देनी पड़ी है। हमें पता है कि अमेरिका नस्लवाद का शिकार है, वहां पर आज भी गोरे और कालों को लेकर मतभेद किया जाता है। हालांकि वो भारत को लेकर तंज कसता है, भारत की डेमोक्रेसी पर और भारत के लोकतंत्र पर, लेकिन सच्चाई और ये जो मैंने तस्वीरें आपको दिखाई हैं वो एक अलग ही तस्वीर जो है अमेरिका के चेहरे की बयां कर रही हैं। और उम्मीद यह करेंगे कि भारत सरकार बहुत मजबूती से बाइडेन प्रशासन के सामने इस मुद्दे को उठा रही होगी। डिफेंस स्पेशल में आज मेरे साथ इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।